हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी तक मैंने 2 पार्ट ज्योग्राफी का कर लिया है। इनसाइट का दिसंबर महीने का मैंने दिसंबर महीना इसलिए स्टार्ट किया है, चूज़ किया है मैंने, क्योंकि दिसंबर महीने में ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर आप ये कर लो तो आपका बेसिक जो मेंस आंसर राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी क्वेश्चन है वो है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर कि क्या उसका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे देश के लिए। आपको तो जब आंसर लिखोगे तो पहले तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या डिवीज़न है। ठीक है, हमारे प्लेन्स का, इंडियन प्लेन्स का डिवीज़न क्या क्या है। वो पहला है सिंध प्लेन, दूसरा राजस्थान प्लेन, तीसरा पंजाब प्लेन, चौथा गंगा प्लेन, पांचवा ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड छठा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा भावर, तराई, भांगर, खदर, रेह और कोलर, इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप लास्टली सिग्निफिकेंस के बारे में बताओगे तब उसमें लिखोगे कि एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, सॉइल प्रोफाइल, इकोलॉजी और जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो कैसे डायरेक्टली लिंक करता है इन प्लेन्स से। तो चलिए देखते हैं कि आंसर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करना है। उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पहला तो है कि बताइए कि जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है। प्लेन ऑफ इंडिया ये एक ऐसा प्लेन है जो कि फॉर्म हुआ है ड्यू टू हिमालयस, मतलब कि बहुत एजेस तक जो रिवर्स थे उन्होंने जो सेडिमेंट्स हैं हिमालय से उठा के हम प्लेन्स पे जमा किया, इस कारण से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना। उसके बाद बताना पड़ेगा कौन कौन से रिवर्स हैं, तो उसमें आप इंक्लूड करोगे गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। देखिए ये जो डिवीज़न है ये आप ऑफ कोर्स आपको ज्योग्राफी का आंसर लिखना है तो आपको मैप इंक्लूड करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो भी डिवीज़न है, चाहे वो इंडस प्लेन हो जो कि इस साइड होगा, या गंगा प्लेन इस वाले पार्ट, और ब्रह्मपुत्र प्लेन ये जो एरिया है इसको आप कहोगे ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो या तो आप रिवर वाइज डिवीज़न इस तरह से होता है, या फिर आप अलग अलग जैसे कि राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, इस तरह से डिवीज़न होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और फिर आप बताओगे कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये यंगेस्ट है, और शिवालिक जो है हमारे हिमालय का जो शिवालिक है उससे सेपरेट करता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, फिर बताओगे कि कैसे एलुवियम मतलब जो इरोजन किया हुआ सॉइल है वो कैसे इस बिहार प्लेन टू पंजाब और नॉर्दर्न राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो सतलज प्लेन, गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र वैली, ये सब आपके आंसर्स के पार्ट होंगे। फिर इसका फीचर्स क्या बात हुआ तो आपको भाबर, तेरई, भंगर इस तरह करके अलग अलग पार्ट करके इसका डिफाइन करना पड़ेगा। भाबर बेल्ट में आप डालोगे कि ये वो एरिया जहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेबल और बोल्डर है। दूसरा तेरई बेल्ट, फिर उसी तरह भांगर बेल्ट, फिर खदर बेल्ट जो कि न्यू एलुवियम वाला एरिया है खदर बेल्ट। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, पहले तो जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या गुप्ता एज हो, तो ये पूरा कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इस एरिया में रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल था। उसी तरह कल्चरल और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन और रिसोर्स का कंसंट्रेशन रहा है, बताना होगा। फिर नेक्स्ट की पॉलिटिकल पावर जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रही है, इकोनॉमिक हो या कल्चरल हो, जैसे कि आर्यावर्त हो के समय था। फिर नेक्स्टली वाइल्ड लाइफ स्पेसेस, फॉरेस्ट, इनका भी डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर बहुत सारी यूनिक सिविलाइजेशन चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, वो यहाँ है। फिर सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत सारे होली साइट्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉमर्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो ये नदियाँ हैं जो इन प्लेन से मूव करती है वहाँ पे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये फ्लैट सरफेस है तो रोड और रेलवेज़ के लिए भी हेल्प होता है। तो हाँ, देखा गया है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो ये प्लेन एरिया है वो 60% ऑफ फूड सिक्योरिटी
मतलब फूड जो ग्रेन्स है इंडिया का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसे तो आपको कनेक्ट करना होगा एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, ये सब पॉइंट्स आपको आंसर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लास्टली आपको इंक्लूजन में यही दोगे कि ये हमारा हेरिटेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, वो है कि इसमें है कि डिफाइन करना है कि हम कैचमेंट एरिया क्या है, ड्रेनेज बेसिन और वाटर सेड, इनको इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हुए बताते हुए आपको बताना होगा कि हिमालय और पेनिनसुला रिवर सिस्टम जो हम लोग का, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब आप डिफ़ाइन करोगे ड्रेनेज तो उसमें लिखोगे कि जो वाटर का फ्लो है एक वेल डिफाइंड चैनल से, उसको कहते हैं ड्रेनेज। और जब इस तरह का नेटवर्क हो जाए उसको कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। उसी तरह कैचमेंट एरिया के बारे में कहेंगे कि ये एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जो कि इंक्लूड करता है सारा एरिया जहाँ पे बारिश होती है, और फिर वहाँ पे बारिश होती है, स्नो होता है, और उसके बाद वो मिल के एक रिवर बेसिन बनाता है, तो जहाँ से कैच करता है, पकड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ड्रेनेज बेसिन क्या है। ड्रेनेज बेसिन वो एरिया है जो कि ड्रेन किया जाता है रिवर, मतलब एक रिवर मतलब गंगा मान लीजिए, और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब जैसे सन हो गया, बेटा यमुना हो गया, तो जो वो पूरा एरिया को आप कहोगे ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा, ठीक है। वाटर सेड क्या है, वाटर सेड जो है वो एक एरिया है जहाँ जो कि एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स और सेड वाटर इनटू स्पेसिफिक वाटर बॉडीज, मतलब वहाँ का पूरा पानी मिलके जाके एक वाटर बॉडी में मिल जाता है, चाहे वो स्ट्रीम्स हो, रिवर्स हो। तो देखिए जैसे वाटर सेट यहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है, और वो सारा पानी कलेक्ट होके इस नदी या इस कैचमेंट में चला गया, ठीक है। तो ऐसे को कहते हैं वाटर सेट। तो उसके बाद जब आप डिफाइन कर लो तो उसके बाद आपका आता है कि जैसे मैंने कहा रिवर बेसिन क्या है, तो द कैचमेंट एरिया ऑफ अ लार्ज रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। जबकि अगर छोटा रिवर है उसको, अगर उसका पानी में उसमें पानी आ रहा है कहीं से, उसको कहेंगे वाटर सेट। मतलब रिवर बेसिन लिंक करता है लार्ज रिवर सिस्टम को, और वाटर सेट जो है वो स्मॉल रिवर सिस्टम को। और हिमालय ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बारे में आप लिखिए कि क्या है वो, फिर आप पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताओगे। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें आता है आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत लंबे समय तक इवॉल्व करते हुए हुआ है, और इसमें आपका आता है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। इसका जो फीचर्स है, जब आप ऊपर के एरिया मतलब जो जहाँ से वो फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे वो कलेक्ट कर रहा है वाटर, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे जॉर्जेस, भीमसेन वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, ट्रंकेटेड स्पर्स। जबकि मैच्योर या मिडिल पार्ट मतलब कि मैच्योर स्टेज में जब वो बन गया रिवर और वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुँचा है सी या ओशन से मिलने से पहले, उस समय उसके फीचर्स हैं फ्लैट वैली, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल, डेल्टास। मतलब कि ये गंगा के फीचर है, इससे पहले कि वो बे ऑफ बंगाल में मिले, ये सब सारे फीचर्स उसके देखे जाते हैं। उसी तरह पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो वो के बारे में बताओगे तो कहोगे कि वो बहुत पुराना है और बहुत बहुत स्लोली इवॉल्व किया है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं नर्मदा और तापी के अलावा मोस्टली वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, ठीक है। और फिर बाकी मेजर रिवर सिस्टम के बारे में बताओगे जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पेनिनसुलर रिवर में देखा गया है कि मेंडरिंग नहीं होता। अब कंपैरिजन देखें तो जैसे मैंने बताया हिमालयन रिवर्स का मीनिंग कि वो हिमालय से ऑरिजिन करता है, पेनिनसुलर रिवर वेस्टर्न घाट से। फिर नेचर देखोगे तो हिमालयन पेरिनियल है और पेनिनसुलर नॉन पेरिनियल। फॉर्म देखोगे तो डेल्टा फॉर्म करती है रिवर्स जैसे गंगा हुई, जबकि स्ट्रेरी बनता है कैसे रिवर्स से, तो हमारे नर्मदा, ताप्ती, ये सब सारे स्ट्रेरी फॉर्म करते हैं। कुछ रिवर्स डेल्टा फॉर्म करता है जैसे कि हो गया गोदावरी, कृष्णा। और सेब देखोगे तो हिमालयन रिवर्स मेंडरिंग करता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में ये फीचर नहीं देखा गया। रॉक्स देखोगे तो सेडिमेंट्री है और सॉफ्ट है, मतलब कि इजीली इरोडेबल है, जबकि पेनिनसुलर रिवर हार्ड होते हैं, रेजिस्टेंट होता है और इरोड नहीं होते। हिमालयन रिवर जो है वो स्नो से भी उनका पानी आता है और बारिश से भी, जबकि पेनिनसुलर रिवर स्नो से पानी नहीं आता, उसका सिर्फ बारिश से पानी आता है। ड्रेनेज बेसिन देखोगे तो लार्ज है और पेनिनसुलर रिवर का स्मॉल है, ठीक है। ये जो हिमालयन रिवर है वो इरिगेट करता है नॉर्थ, और डेक्कन रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू,
वैली का शेप देखोगे तो वी शेप वैली, क्योंकि ये बहुत स्पीड में आती है ये नदियाँ, तो बहुत साफ भी शेप बनाती है। पेनिनसुलर रिवर उतनी स्पीड नहीं रहती उनकी, तो यू शेप वैली बनती है। तो यही है बेसिक डिफरेंसेस जो कि फिर आपको इन पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आप लास्टली यही लिखोगे कि देयर इज़ नो कंपैरिजन between both the rivers as both the forms the lifeline of our country। तो आप कंपैरिजन करते करते लास्ट में लिखोगे कि ये दोनों नदियाँ हमारी लाइफलाइन है। जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बताना है क्या फीचर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की और क्या इम्पोर्टेंस है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का इंडिया के लिए। तो इसमें आपको पहले तो बताना होगा कि क्या क्या फीचर्स हैं वेस्ट फ्लोइंग का इन टर्म्स ऑफ साइज, कोर्स, डेल्टा, एस्चुअरी और नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। और फिर नेक्स्ट पार्ट में बताना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस, चाहे वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक हो, इंडस्ट्रीज हो, इरिगेशन हो, फिशिंग, टूरिज़्म या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो। पहले तो बताना पड़ेगा कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया का, वो स्मॉल है कंपेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे कि कौन कौन से हैं, तो नर्मदा हो गया एग्जाम्पल, ताप्ती हो गया। और उसके बाद फिर आपको मैप के थ्रू दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये लाइन जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कट करती है, और इसमें आपको फिर दिखाना पड़ेगा कुछ रिवर्स। मैं कुछ अभी बताऊंगी कौन कौन से रिवर्स हैं। तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं, वो तो पहले तो है मध्य प्रदेश में आपका नर्मदा, जो कि रेवा रिवर भी कहा जाता है। ये ओरिजिनेट होता है माइकाल में, अमरकंटक में, और ये वेस्ट फ्लोइंग है। किस किस स्टेट को क्रॉस करता है, तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, तो कोलार, सक्कर, दूधी, तावा, हिरन। और क्या क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, महेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा गांधी सागर डैम। फिर नेक्स्ट है तापी रिवर और ताप्ती। ये लोकेट है मध्य प्रदेश में, मुल्ताई रिजर्व से फॉरेस्ट से गुजरता है, और जो स्टेट्स क्रॉस करता है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ककरापुर पर डैम, उकाई डैम और गिरनार डैम इस पे हैं। उसी तरह इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो है सुकी, गोमाय, अरुणावती, वगुर, ये सब उनकी ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए कि जो स्मॉलर, ये तो मेजर हो गया, ठीक है। स्मॉलर जो है, जो कि आप मेंशन कर सकते हो, वो है गुजरात में सेतुंजी और भद्रा, धादर, साबरमती, माही। महाराष्ट्र में आपका वैतरणा, कर्नाटक में काली नदी, पेडसी, शरावती, ठीक है। उसी तरह गोवा में मंडुवी, ज्वारी। केरला में अंसपूजा, पेरियार, पाम्बा। अब फीचर्स क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के, तो ये कोई वैली ही नहीं फॉर्म करती, इंस्टेड दे फ्लो थ्रू फॉल्ट्स, ठीक है, ड्रिफ्ट या फॉल्ट्स। इसका कोर्स उतना लंबा नहीं है जितना कि बाकी नदियों का है, बहुत शॉर्टर कोर्स है। दूसरा कि ये डेल्टा नहीं फॉर्म करती बट सिर्फ एस्चुअरी फॉर्म करती है। और ये देखा गया कि ये ज़्यादा इरोजनल सिल्ट नहीं कैरी करती, चाहे वो नर्मदा हो या ताप्ती हो। और साथ में इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, दे डू नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज और अ डेल्टा बिफोर दे एंटर द सी। ये एस्चुअरी फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। अब बात है कि इम्पोर्टेंस क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, तो पहला है पावर जनरेशन, ठीक है, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, सरदार सरोवर हो। दूसरा है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस, चाहे इडुक्की प्रोजेक्ट हो पेरियार का, वेस्टर्न घाट्स का, या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। अहमदाबाद जो है इतना बड़ा सिटी, वो साबरमती के साइड में है। बहुत सारे टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, रबर इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो और बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स भी हैं, जैसे मैंगलोर हो गया, कोची हो गया। तो ये सब आप मेंशन करोगे। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में बताओगे कि कैसे एस्चुअरीज जो हैं मोस्ट प्रोडक्टिव है, मतलब कि ये एक तरह से ट्रांजिशन एरिया होता है, ठीक है, एस्चुअरीज लैंड ऑन सी का, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है। ये इसका जो यहाँ पे बहुत सारा तो बायोडाइवर्सिटी मिलता है, साथ में स्वैम्स ऑफ सॉल्ट मार्सेस भी देखे गए हैं। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। और ये जो एस्चुअरीज या सॉल्ट मार्स ग्रासेस हैं, ये इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और शोरलाइन को स्टेबलाइज। बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे है ज्वारी एस्चुअरी, डंडेली टाइगर रिजर्व, काली नदी,
उसी तरह टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि बैक वाटर हो गया केरला का, या जॉग या ग्रेसोप्पा फॉल हो गया सरवती रिवर पे, ठीक है। उसी तरह फिशरीज और फूड सिक्योरिटी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन अवेलेबल है, तो बहुत सारी मरीन फिश भी यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से आप बताओगे कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर छोटी बड़ी हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंट करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, और बताना है कि क्यों लंबरिंग जो है प्रॉफिटेबल है इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के बारे में कि वो होता क्या है, और फिर आप लंबरिंग के जब मूव करोगे। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो है वो परमानेंटली इन्फ्लुएंस रहती है वेस्टर्लीज, मतलब वहाँ वेस्टर्लीज चलती रहती हैं और हाई साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह से आप उस एरिया को डिस्क्राइब करोगे, उस क्लाइमेट कंडीशन को डिस्क्राइब करोगे, लिखोगे कि वेस्टर्लीज हमेशा रहती है, टेंडेंसी है टुवर्ड्स एन ऑटम ऑफ विंटर, मैक्सिमम रेनफॉल, स्नोफॉल देखा गया है विंटर में, पोर्ट्स जो है कभी फ्रोजन नहीं होते, और सीजन्स जो है बहुत सारा अलग अलग सीजन्स हैं, एक ही सीज़न नहीं है, डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं। और क्लाइमेट भी ऐसी है कि मैक्सिमम ह्यूमन आउटपुट मिलता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की वो है ठीक है, उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन दिखा गया वो है डिसिडियस फॉरेस्ट का, मतलब कि वो एक सीज़न में अपने लीव्स गिरा देती हैं, ठीक है। और फिर एग्जांपल दोगे क्या क्या स्पीसीज है, जैसे ओक हो गया, बिर्च हो गया, फिर बीच हो गया, पॉपुलर हो गया, ठीक है, और विलो हो गया। विलोज वही बैट्स हैं जो कि हमारे कश्मीर में भी देखा जाता है। अब देखो तो क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। एग्रीकल्चर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है इस एरिया में, ठीक है। बहुत सारे सीरियल्स, फ्रूट्स और रूट क्रॉप ग्रो होता है, ठीक है। और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है यूरोप का। मार्केट गार्डनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया है, डिमांड है, मार्केट है, तो इसलिए गार्डनिंग भी है, मार्केट गार्डनिंग भी है। यहाँ पे ट्रक फार्मिंग देखा गया है, मतलब कि ग्रो किया और मार्केट भेज दिया थ्रू अ ट्रक, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग, मतलब कि फार्मिंग भी होता है साथ में पेस्टरल फार्मिंग, मतलब कि एनिमल्स भी रखे जाते हैं। तो इस तरह करके मिक्स्ड फार्मिंग भी यहाँ पे देखा गया। यहाँ पे डिस्टिलरीज, सीरियल्स और कैटल्स देखा गया है, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड जो है वो ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर है डायरी प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा वो बीफ कैटल भी एक्सपोर्ट करता है। जबकि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो मीट प्रोडक्शन मेन है। इस एरिया में सीप रेयरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, वुल के लिए भी और मटन के लिए भी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस एरिया में, जो कंसंट्रेशन है वो इंक्लूड करता है मशीन, केमिकल और टेक्सटाइल्स। जो डायरी प्रोडक्ट्स है वो देखा गया डेनमार्क, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं कि लंबरिंग क्यों प्रॉफिटेबल है इस क्लाइमेटिक टाइप में, क्योंकि जो 4% है, ओनली 4% ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट इज़ लेफ्ट, ठीक है, इस एरिया में। और अनलाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, द डिसिडियस ट्रीज जो है वो प्योर स्ट्रैंड में मिलती हैं, और इसलिए उनका लंबरिंग वैल्यू ज़्यादा है। अगर अलग अलग टाइप के स्पेसिस मिले तो थोड़ा मुश्किल होता है लंबरिंग जब, लेकिन जब एक सिंगल स्पेसिस मिले प्योर स्ट्रैंड में तो ईजी होता है। जो फॉरेस्ट्स हैं वो उसमें अंडरग्रोथ नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए भी लॉगिंग ऑपरेशन, मतलब काटने में ट्रीज़ को हेल्प होता है और लंबरिंग में हेल्प होता है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, इसलिए फ्यूल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो डिसिडियस हार्डवुड्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताओगे कि क्यों लंबरिंग जो इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली सूटेड है इस एरिया के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है जो फैक्टर्स जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, और साथ में जो इम्पोर्टेंस है विंटर सोन क्रॉप्स का इंडिया में। तो देखिए, पहले तो आपको बॉडी में मेंशन करने का क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है इंडियन क्लाइमेट। जैसे हो गया पहला लोकेशन, दूसरा डिस्टेंस क्या है सी से, तीसरा हिमालय का इन्फ्लुएंस, चौथा मानसून और पांचवा साइक्लोन्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लिखोगे कि कैसे कुछ क्रॉप्स जो है विंटर में ग्रो की जाती हैं
और फिर उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फूड सिक्योरिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन और फार्मर इनकम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं आंसर कर दूँगी, बट प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट सीरीज़ के साथ मैं जल्दी आऊँगी। आई होप आप सारी सीरीज़ देख रहे हो। थैंक यू सो मच।